नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फिल्म एक्टिंग कोर्स का ये हमारा 20वां एपिसोड का तीसरा भाग है और इस भाग में भी हम फिर से इमोशनल मेमोरी, भावनात्मक स्मृति की ही बात करेंगे। और इस एपिसोड में हम ये चर्चा करेंगे कि जो रंगमंच पर अनुभव होता है, व्यक्ति जब अभिनेता अभिनय करता है तो उसका जो मूल शुरुआत है, जो स्रोत है, वो क्या आनुषंगिक होता है। आनुषंगिक का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने आप होने वाला, घटित होने वाला या अनावश्यक रूप से दूसरे के साथ हो जाने वाला। तो यहाँ पर एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या रंगमंच पर किए गए अनुभव का मूल आनुषंगिक होता है क्या, या अपने आप घट जाता है क्या, या उसको कोई अभिनेता बिना किसी कोशिश के कर सकता है क्या, या अनावश्यक रूप से घटित हो जाता है क्या। तो इस पर स्टानिस्लावस्की का कहना है कि तथ्यतः देखा जाए तो क्या हम किसी वस्तु को पहली बार ही अनुभव करते हैं। जब हम रंगमंच पर होते हैं तो मौलिक ताज़ी अनुभूतियों का अनुभव अच्छी बात होती है या नहीं, विशेष रूप से उन भावनाओं का जिनका हमने वास्तविक जीवन में पहले कभी अनुभव किया ही नहीं। वे आगे कहते हैं कि यह उनके स्तर पर निर्भर करता है। मान लो तुम हैमलेट के अंतिम अंक के उस दृश्य का प्रदर्शन कर रहे हो जहाँ तुमने अपनी तलवार राजा की भूमिका में उतरे अपने मित्र पाल पर गिरा देते हो। अचानक तुम्हारी जिंदगी में पहली बार खून की प्यास तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती। यद्यपि तुम्हारी तलवार भौथरी है, ज़्यादा उसमें धार है ही नहीं, फिर भी यद्यपि तुम्हारी तलवार बड़ी भौथरी सामग्री का हथियार है जिससे कि वह खून न निकाल दे, लेकिन ऐसे संघर्ष का कारण तो हो सकती है जिससे पर्दा गिराने की नौबत आ जाए। भावावेश में, भावना के अतिरेक में, या यह व्यक्ति अगर अपना आपा खो बैठे अभिनय करते करते, तो वहाँ पर वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है। क्या तुम्हें यह लगता है कि किसी अभिनेता के लिए बड़ी बुद्धिमानी की बात होगी वह खुद ऐसे उत्कट भावावेग में बह जाने देगा अपने आप को? इस तरह की प्रक्रिया को अभिनय में, नाटक में वांछनीय नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्टानिस्लावस्की के अनुसार इस तरह की नैसर्गिक प्रक्रिया अत्यधिक वांछनीय है। जब भावनाओं का अतिरेक हो जाए, वो व्यक्ति जो अपने किरदार विशेष में डूब जाए और उसके बाद जब वो अभिनय करे, तो वहाँ पर ऐसा होना वांछनीय है। परंतु अभिनेता को क्या करना पड़ता है, इस प्रवृत्ति को पर स्व अनुशासित रहने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो अपने आप को, अभिनेता को पहचानना होता है। अभिनेता को ये समझना होता है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, ये वास्तविक ज़िंदगी का दृश्य नहीं है। लेकिन ये सीधी और सशक्त विशेष भावनाएं रंगमंच पर लंबे समय तक नहीं चलती। ये क्षणांश के लिए अभिनेता पर हावी होती है और फिर वो विलुप्त हो जाती है। वो लंबे समय तक उसको वे छोटे छोटे प्रसंगों में एकल क्षणों में चमकती है। उस रूप में वे बड़ी स्वागत योग्य होती हैं। जब एकदम से घट जाता है, आशु रचना हो जाती है, मतलब कुछ इम्प्रोवाइजेशन ऐसा हो जाता है जिसके द्वारा वो कला जो है अपने और नए आयाम स्थापित करती है। हम केवल यही आशा करते हैं कि वे जल्दी जल्दी प्रकट होंगी, हमारी भावनाओं की सच्चाई को तीव्र बनाने में मदद करेंगी। भावनाओं की सच्चाई रचनात्मक कला में सर्वाधिक मूल्यवान प्रवृत्तियों में से एक है। आपकी जो भावना है वो सच्चाई लिए हुए होना चाहिए, और भावना की सच्चाई होगी तो अभिनय भी सच्चा होगा। ये भी समझने वाली बात है। पर यह है कि इन सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक रूप से प्रकट होने वाली प्रेरक प्रवृत्तियों की स्वाभाविक विशेषता को प्रतिरोधित नहीं किया जा सकता, इनको रोका नहीं जा सकता। ये तो क्षणांश के लिए वहाँ पे उपलब्ध होंगी और ये क्या करेंगी कि एक उत्प्रेरक का काम करती है। ये क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, आपकी अभिनय क्षमता को बढ़ा देती है, आपको
प्रेरित करती है। उनके संबंध में दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उन्हें अपने अनुशासन में नहीं रख सकते। वो एक ऐसी इम्प्रोवाइजेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ हो जाए वो हमारे अनुशासन में नहीं रहती, इसलिए हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि हम उन्हें प्रकृति के भरोसे छोड़ दें और कहें कि तुम उन्हें आना है तो आने दो। हम केवल आशा करेंगे कि वे भूमिका के साथ मिलकर कार्य करेंगे जिसके उद्देश्यों का विरोध नहीं है। वो ऐसा नहीं हो कि हमारी भूमिका के उद्देश्य को भटका दें, हमारे अभिनय के जो मुख्य उद्देश्य हैं, मूलभूत उद्देश्य हैं, उनको भटका दें। असंभावित और अचेतन भावनाओं का आ जाना निश्चित रूप से लुभावना है, आकर्षक है। हम उसी का तो स्वप्न देखते हैं और हमारी कला का वह बहुत रुचिकर पक्ष है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि अभिनेता को अधिकार मिल जाता है कि वो भावनात्मक स्मृतियों को बार बार ग्रहण की जाने की भावनाओं के महत्व को कम कर दे। नहीं, उसको लगातार अपनी इमोशनल मेमोरीज को रिकलेक्ट करना चाहिए और ऑटोमेटिकली वो रिकलेक्ट हो जाती है जब हमारा अवचेतन मन काम करता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में हमारा जो अभिलेखागार कह सकते हो, भावनाओं का संग्रहालय कह सकते हो, हर चीज़ का संग्रहालय है वो हमारा अवचेतन मन। और वहाँ से जब हम हमारे चित्त को केंद्रीकृत कर लेते हैं तो सारी सहायता हमको वहाँ से ही मिलती है। इसके प्रतिकूल उसे उनके प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, क्योंकि वे ही एकमात्र साधन है जिससे वह किसी अंश तक अंतःप्रेरणा को प्रभावित कर सकता है। अब स्टानिस्लावस्की के अभिनय दर्शन का एक सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सचेतन साधनों के माध्यम से हम उपचेतन तक पहुंचते हैं। थ्रू कॉन्शियसनेस वी रीच टू सबकॉन्शियसनेस। एक और कारण है बार बार उत्पन्न होने वाली भावना में रुचि लेने का। वो जो भावना से हम संपृक्त हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उसमें हमको रुचि लेना चाहिए। यह है कि एक कलाकार अपनी भूमिका की रचना अपनी पहली बार हाथ में आ जाने वाली वस्तु से नहीं करता, वह अपनी स्मृतियों में से बड़ी सावधानी से चयन करता है। वह अपने जीवंत और मनोरम अनुभवों में से उन्हें बाहर निकालता है और रूपायित व्यक्ति की आत्मा की रचना अपने प्रतिदिन के संवेदनों से नहीं करता। वो तो उस समय जो उसने भोगा था, जो अनुभव किया था, वो उससे वो निकाल के लाता है नई नई चीज़ें, वरन उन भावनाओं से करता है जो उसे विशेष रुचिकर होती है। जो भावनाएं भूतकाल में पहले उसके साथ बहुत गहराई से उसके हृदय से जुड़ चुकी हैं, वो लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो जाती है, तो वहाँ से वो कलेक्ट करता है। अतः अंतःप्रेरणा के लिए क्या तुम अधिक उपजाऊ भूमि की कल्पना कर सकते हो? एक कलाकार अपने सर्वोत्तम को ही देता है, फिर उसे मंच पर ले जाता है, नाटकों की अपेक्षाओं के अनुसार रूप बदलता है, लेकिन कलाकार की मानवीय भावनाएं वैसी ही जीवंत बनी रहती हैं, उन्हें किसी अन्य वस्तु से बदला नहीं जा सकता। इस पर कक्षा के छात्र ग्रीशा ने सवाल किया, क्या आपका मतलब यह है कि इसी तरह की भूमिका में हैमलेट से लेकर द ब्लू बर्ड की शुगर तक हमें अपनी पुरानी भावनाओं का उपयोग करना पड़ेगा? स्टानिस्लावस्की ने कहा, अभिनेता के पास इसके अतिरिक्त कोई रास्ता भी नहीं है। उस प्रत्येक भूमिका के लिए नई आत्मा की खोज संभव नहीं है। पता नहीं कितनी भूमिकाएं करना पड़ेगी उसको, तो हर बार नई आत्मा की खोज कहाँ से करेगा? प्रत्येक भूमिका के लिए नई आत्मा की खोज संभव नहीं है और अभिनेता के सामने भावनाओं को अपने भीतर स्थान देने की भी सीमा होती है। कितनी भावनाएं? दूसरे धरातल पर कहा जाए तो अभिनेता के लिए सदा यह संभव नहीं होता कि वह अपने अंतःस्थल को चीरकर अपनी आत्मा को अलग कर दे और उसके स्थान पर किसी भूमिका के लिए अधिक उपयुक्त ग्रहित आत्मा को प्रतिस्थापित कर दे। फिर ये समस्या आएगी कि ऐसी आत्मा मिलेगी कहाँ? किसी से उसके कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, घड़ी या दूसरी चीज़ें उधार ली जा सकती हैं, पर भावनाओं को तो उधार नहीं मांगा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं उसकी अपनी निजी संपत्ति होती है। अभिनेता भूमिका के साथ समन्वय सामंजस्य बिठा सकता है, रूपायित होने वाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिशील हो सकता है, उसके स्थान पर स्वयं को रख सकता है ताकि वह उस व्यक्ति की भांति क्रिया प्रतिक्रिया कर सके। भूमिका के लिए यही प्रक्रिया अपेक्षित होती है जो रूपायित होने वाले व्यक्ति के समान भावनाओं को जगाएगी, लेकिन ये भावनाएं लेखक द्वारा लिखी हुई रचित हुई नहीं होगी, ये तो उस अभिनेता की होगी। एक बहुत फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार साहब के बारे में कहा जाता है
कि वो ट्रेजेडी भूमिकाएं करते 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 उनका जो मानसिक संतुलन था वो थोड़ा बिगड़ने लगा, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए। फिर उन्होंने अपना इलाज इंग्लैंड के किसी डॉक्टर से कराया और 6 महीने के लिए वो लंदन में रहे। और उनको उस डॉक्टर ने बोला कि अब आपको ट्रेजेडी वाली भूमिकाएं नहीं करना चाहिए, आप कुछ कॉमेडी वाली भूमिकाएं करिए। तो कलाकार कितना भी चाहे, वो जिस किरदार को निभा रहा है उस किरदार की जो आत्मिक विशेषताएं हैं, आत्मा से जुड़ने के लिए उसको अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी आत्मा को भूलना पड़ता है। और धीरे 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 अगर वो एक ही तरह की भूमिकाएं करता रहता है तो उसके अंदर वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं उसके मन में, दिमाग में। तो ये ज़रूरी है कि अभिनेता को अपनी भावनाएं बनाना पड़ती है, उनको प्रेरक इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर से जन्म देना पड़ता है। वे आगे कहते हैं कि रंगमंच पर कभी अपने को भूलो नहीं, हमेशा एक कलाकार के रूप में अपने व्यक्तित्व के अनुरूप कार्य करो। तुम अपने से दूर नहीं जा सकते। जिस क्षण तुम रंगमंच पर अपने को भूल जाते हो वही क्षण तुम्हारी अपनी भूमिका से दूर चले जाने का होता है। और फिर क्या होता है, अतिरंजित तथा झूठा अभिनय होने लगता है। अगर किसी अभिनेता से पूछो आप कि कई अभिनेताओं के साथ ऐसा घटित होता है। मेरी एक नाटक कंपनी में एक लड़का था, बहुत भावुक व्यक्ति था। उसको हमने छोटा सा एक रोल दिया था, चौबदार का रोल। उसको डंडा लेके खड़ा होना था, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ, राजा आया तो वो चौबदार जो है डंडा घुमाने लगा। तो क्या हुआ, वो अपनी भूमिका को भूल गया और इतना भावावेग में खो गया कि वो उसका रोल क्या है, क्या करना है उसको, वो तक भूल गया और सामने बैठी जनता के सामने अपने आप के होशो आवाज़ खो बैठा। तो क्या करना चाहिए कि कलाकार को जो है ना, अपने को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा एक कलाकार के रूप में अपने व्यक्तित्व के अनुरूप कार्य करना चाहिए। तुम अपने से दूर नहीं जा सकते। जिस क्षण तुम रंगमंच पर अपने को भूल जाते हो वही क्षण तुम्हारी अपनी भूमिका से दूर चले जाने का होता है और फिर अतिरंजित तथा झूठा अभिनय होने लगता है। इसलिए कोई बात नहीं कि तुम्हें कितना अभिनय करना है, कितनी भूमिकाएं तुम्हें निभानी है। तुम स्वयं को अपने भाग की भावनाओं के प्रयोग के नियम से अलग अभिनय करने की कोशिश मत करो। जो भी किरदार आपको मिला है उसके क्षेत्र में, उसमें हिस्से में कौन कौन सी भावनाएं आई हैं, उनमें अभिनय करना है आपको। उस व्यक्ति को अगर आप उससे अलग करोगे, भावनाओं के प्रयोग के नियम से अलग अभिनय करने की कोशिश करोगे तो उस व्यक्ति को मार डालने जैसा होगा जिसे आप रूपायित कर रहे हो, क्योंकि तुम उसे उस स्पंदनशील सजीव मानवीय आत्मा से वंचित नहीं कर सकते। वो किरदार को आपको उसकी मानवीय आत्मा की संरचना करना पड़ेगी है और सजीव बनना पड़ेगा। उसको अपने आप को नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व, आपकी विशेषताएं सारी दब जाएंगी और उसके ऊपर वो उस व्यक्तित्व का परकाया प्रवेश होगा। किसके व्यक्तित्व का? किरदार के व्यक्तित्व। तुम उसे उस स्पंदनशील सजीव मानवीय आत्मा से वंचित नहीं कर सकते जो भूमिका के जीवन का वास्तविक स्रोत है। परंतु ग्रीशा कक्षा का एक छात्र यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि अभिनेता को खुद को ही प्रदर्शित करना चाहिए। इसके उत्तर में स्टानिस्लावस्की ने कहा, यही वह काम है जो तुम्हें करना है। मंच पर तुम्हें अपना ही प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन वह अनंत प्रकार के उद्देश्यों और प्रदत्त परिस्थितियों के समायोजित स्वरूप में होगा। आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या है, सिचुएशनल स्थिति क्या है, आपका किरदार क्या है। आप अगर किसी परिवार के हिस्से हो तो आप छोटे हो, बड़े हो, खरे हो, खोटे हो, दुबले हो, मोटे हो, क्या हो आप, कहानी में आपका क्या वो है। तो वो जो भी स्थितियाँ आपको दर्शक के जब सीन क्रिएट किया जाता है, डायरेक्टर जब सीन लिखता है फिल्म का राइटर, तो उस समय सारी, तो आप कहाँ से आ रहे हो, आपको कहाँ जाना है, आप किससे बात कर रहे हो आप जिससे बात कर रहे हो उसकी आपकी रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको उस किरदार के माध्यम से प्रदर्शित करना है। लेकिन वह अनंत प्रकार के उद्देश्यों और प्रदत्त परिस्थितियों को समायोजित स्वरूप में होगा। अपनी भूमिका के लिए तैयार अनुभव
जो तुम्हारी भावनात्मक स्मृति की भट्टी में ढाले गए हैं, आंतरिक रचनाशीलता के लिए सबसे अच्छी और केवल सच्ची सामग्री है हमारे जो अनुभव है। एक्टिंग इज रिलीविंग एन इमोशन विच यू हैव एक्सपीरियंस एज ए ह्यूमन बीइंग। मानव होने के कारण जो अनुभव आपने भोगे हैं वो उसी का पुनः प्रस्तुतिकरण अभिनय होता है। उसी का उपयोग करो, किसी अन्य स्रोत से कुछ और लेने पर विश्वास न करो। किसी अन्य स्रोत से आप लेने जाएंगे तो आपकी नैसर्गिकता, सहजता समाप्त हो जाएगी। इस पर ग्रीशा ने सवाल किया, इस संसार में सभी प्रकार की भूमिकाओं के लिए सभी प्रकार की भावनाएं मन में कैसे संभव हो सकती है? तो स्टानिस्लवास्की ने समाधान करते हुए कहा कि जिनके लिए तुम्हारे पास समुचित भावनाएं नहीं हैं, उन भूमिकाओं को तुम कभी भली प्रकार प्रदर्शित नहीं कर सकते। उन्हें तुम्हें अपनी नाट्यमाला से अलग कर देना चाहिए। अभिनेता मूलतः अलग अलग प्रकार के नहीं होते, उनमें विभेद तो उनकी आंतरिक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर स्टानिस्लवास्की ने से पूछा गया कि एक ही व्यक्ति कैसे दो परस्पर विरोधी व्यक्तियों को रूपायित कर सकता है। स्टानिस्लवास्की ने बताया कि प्रारंभिक बात तो यह है कि अभिनेता न तो एक होता है न दूसरा रूप ही ग्रहण करता है। तो उसके अपने व्यक्तित्व में विशद अथवा अस्पष्ट रूप से में विकसित भीतरी और बाहरी वैयक्तिकताएँ होती हैं, इंडिविजुअलिटीज़ होती हैं, वैयक्तिकताएँ होती हैं। उसके व्यक्तित्व में अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं। हर आदमी में छुपे होते हैं कई आदमी। एक शायर ने कहा भी है कि जब भी किसी से मिलना तो को देखना कि उसके अंदर कितने आदमी हैं। तो इंडिविजुअलिटीज़ जो है हर आदमी की अलग है। दुनिया में आप अकेले हो, आपके जैसा कोई नहीं है। लेकिन अभिनेता नए नए रूप को धारण करता है, प्रस्तुत करता है। तो वो जो उसमें अंदर अब ये जो कास्टिंग होती है फिल्मों में, कास्टिंग का भी एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण वो है। हॉलीवुड में कास्टिंग डायरेक्टर को फिल्म के डायरेक्टर से ज़्यादा मान दिया जाता है। वो कास्टिंग करता, हज़ारों लोगों के ऑडिशंस लेता है, इंटरव्यूज़ लेता है और उसके पास वो जो लिखा हुआ है नाटक में या स्क्रिप्ट में उस कलाकार को वो ढूंढता है और उसके बाद फिर वो उसको तय करता है। तो अगर नैसर्गिक यह हो सकता है कि उसकी अपनी नैसर्गिक प्रकृति में न हो, कि नैसर्गिक प्रकृति में एक चरित्र का खलनायकत्व हो, न दूसरे का औदाद्य हो, मतलब बहुतायती हो, मतलब इसमें खलनायक हो या नायक हो ऐसा। लेकिन इन दोनों की प्रकृतियों के बीच उसमें होंगे, क्योंकि व्यक्ति में अच्छी और बुरी मानवीय विशेषताओं की प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक अभिनेताओं को अपनी कला और तकनीकी का उपयोग स्वाभाविक साधनों के माध्यम से उन प्रवृत्तियों की खोज के लिए करना चाहिए जो अपनी भूमिका को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। इस प्रक्रिया से उस व्यक्ति की अंतरात्मा जिसे वह रूपायित कर रहा है उसकी अपनी जीवन चेतना के तत्वों से समायोजित हो जाएगी। बस अभिनेता को चाहिए कि वह अपनी भावनात्मक सामग्री को बाहर निकालने की साधनों की खोज करे, क्योंकि जो अच्छा डायरेक्टर रहता है वो तो अभिनय करवा लेता है अभिनेता से। तो वो जो मानवीय चरित्र है वो कितनी जटिलताओं से भरा हुआ है। उस चरित्रगत विशेषताओं के ऊपर अगर डायरेक्टर है उसने क्या भोगा जीवन में, राइटर है उसने क्या भोगा, क्या देखा और उसके बाद उसने लिखा, और अभिनेता उसका अपना भी अनुभव रहता है। तो ये तीनों चीज़ों को जब सिंक्रोनाइज हो जाती, तीनों चीज़ों की क्वालिटीज़, तो जाके एक जादू पैदा होता है जिसे देखने लोग थिएटर में जाते हैं। बस अभिनेता को चाहिए कि वो अपनी भावनात्मक सामग्री को बाहर निकालने के साधनों की खोज करे। उसका दूसरा कार्य है अपनी भूमिकाओं के लिए मानवीय आत्माओं, चरित्रगत विशेषताओं और मनोभावनाओं, भावावेगों के अनंत प्रकार के समायोजनों की संरचना के साधनों की खोज करना चाहिए। हाउ ही कैन मेक एडजस्टमेंट बिटवीन डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। व्यक्तित्व की जो गहराइयाँ हैं, मानव मन की जो गहराइयाँ हैं, उसको अगर उसमें पकड़ सकने की क्षमता है तो वो धीरे वो निकालता है। इसे प्राप्त करने के लिए बाह्य और आंतरिक उत्प्रेरकों को प्रयोग में लाना जा सकता है। यहाँ बात पुनः वर्तमान में प्रचलित अभिनय सूत्रों की ओर संकेत करती है। क्या है? जैसे कल्पना, इमेजिनेशन, गहन निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, आशु अभिनय, इम्प्रोवाइजेशन। इन तीनों सूत्रों को अपनाकर नाटक के कथ्यों और तथ्यों को भली भांति समझ बूझकर भूमिका के विभिन्न आयामों की अलग अलग स्तर पर खोज करनी चाहिए। तो इमोशनल जो मेमोरी है, भावनात्मक स्मृति, उसको कैसे रियलाइव करना और कैसे उसको उपयोग में लाना,
ये अभी तक हमने चर्चा की है। अब हमारे 20वें एपिसोड के चौथे भाग में हम और अलग तरह की चर्चा करेंगे कि जो रंगमंच पर जो व्यवस्था की जाती है प्रकाश की, साउंड की, वो अभिनेता को अपनी चरित्रगत भावनाओं को बाहर निकालने में कितनी मदद करती है। रंगमंच पर जो प्रॉपर्टीज़ बिखरी पड़ी रहती है, प्रॉपर्टीज़ को उपयोग में लाया जाता है, वो उस अभिनेता को अपने किरदार को निभाने में कितनी मदद करती हैं। इस बारे में स्टानिस्लावस्की जी ने क्या बोला है उस पर हम चर्चा करेंगे हमारे अगले फिल्म एक्टिंग कोर्स के अगले 20वें एपिसोड के चौथे भाग में। तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। अगर मेरे चैनल चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।